स्टूडेंट्स क्लास 12 इकोनॉमिक्स का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका नेक्स्ट क्लास है आज। क्या क्या टॉपिक है इसमें? टॉपिक मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंस, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऑलमोस्ट 80% चीज हमने इसमें से कवर कर लिया। ये सारा चीज जो ऑलरेडी कवर्ड है। लास्ट क्लास तक मैंने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन ये लास्ट क्लास में समझाया हुआ है। सभी का वीडियोस जो है अभी भी अवेलेबल है। ठीक है। नाउ आज के क्लास में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बेसिक कंसेप्ट का। आज मतलब आज खत्म हो जाएगा ये क्लास। बेसिक कंसेप्ट का चैप्टर वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दोनों ही नेशनल इनकम का जो अकाउंटिंग है, जो कैलकुलेशन करते हैं, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बोल सकते हैं। तो दोनों को ही बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, ये तो समझ में आ जाएगा, आई एम श्योर जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनना पूरे क्लास में। तो पहले नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये फॉर्मूला को लिख लो। ये फॉर्मूला है नेट इनडायरेक्ट टैक्स का जो हम लोग यूज करने वाले हैं ड्यूरिंग कैलकुलेशन। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज एक्चुअली व्हाट इट इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करने से हमको क्या मिलता है? हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू मिलता है। नाउ अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है तो इसका मतलब हमको क्या समझना है? हमको इंडिविजुअली इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में समझना है, सब्सिडी के बारे में समझना है। ये दोनों को समझ गए तो ये दोनों का जो भी वैल्यूज होगा उसको माइनस कर देने से नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। अगर मान लो इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू है ₹500 करोड़ एंड सब्सिडी का वैल्यू है ₹300 करोड़, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना हो जाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा 200 करोड़। एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मान लो सब्सिडी ज्यादा है और इनडायरेक्ट टैक्स कम है तब वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। पहले इनडायरेक्ट टैक्स क्या है एंड सब्सिडी क्या है। आपने सुना होगा जीएसटी, बहुत बड़ा हंगामा हुआ था कंट्री में जब जीएसटी आया था। ठीक है, तो GST is indirect tax. Now, indirect tax actually होता क्या? It refers to those tax which are imposed by the government on production and sale of goods and services. ठीक है, ये production of sell यहाँ पे किस पे लगाया जाता है? ध्यान देना। It is imposed on production and sale of goods and services. ये goods and services का sell और प्रोडक्शन पे लगाया जाता है, उस तरीके का टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। नाउ ये इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? बिकॉज जो कंज्यूमर है डायरेक्टली इसको पे नहीं करते हैं, कंज्यूमर इसको इनडायरेक्टली पे करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ये प्रोड्यूसर है, ए इज ए प्रोड्यूसर एंड बी इज ए कंज्यूमर। ठीक है, ये जो टैक्स है ये किस गवर्नमेंट ने किस पे लगाया है? ये ए पे लगाया है। तब ए इसको क्या करेगा? ये जो टैक्स है ये क्या करेगा? अपना प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड करके वो कॉस्ट फिर अल्टीमेटली किससे उठाएगा? कंज्यूमर से उठाएगा। ठीक है, जब भी आपने सामान खरीदा होगा उसमें MRP लिखा होता है एक जगह पे और साइड में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब जितना भी टैक्सेस है वो सब जोड़ के वो MRP होता है। ठीक है, तो क्या होता है, गवर्नमेंट डायरेक्टली हम पे नहीं, कंज्यूमर पे नहीं लगा रहा है डायरेक्टली। ये थोड़ा चेन को देखना, कंज्यूमर लगा रहा है प्रोड्यूसर पे, ही इज प्रोड्यूसर, और ये कौन है? कंज्यूमर है। गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर को लगाया कि भाई आपने इतना इतना सेल कर दिया, इतना इतना प्रोडक्शन किया, हमको टैक्स दीजिए। तो गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग दिस टैक्स फ्रॉम प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर इन टर्न व्हाट ही इज डूइंग इज ही इज एडिंग दोस टैक्स इन द कॉस्ट। ठीक है, उस टैक्स को वो कॉस्ट पे ऐड कर दे रहा है और किससे ले रहा है? वो कंज्यूमर से ले रहा है। तो दैट मीन्स ये लगाया जा रहा है इस पे, लेकिन पे कौन कर पा रहा है? पे कौन कर रहा है? कंज्यूमर पे कर रहा है। और कंज्यूमर इसको डायरेक्टली पे नहीं कर रहा है, डायरेक्टली तो वो इनकम टैक्स पे करता है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, लेकिन ये इनडायरेक्टली पे कर रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर पे लगा रहा है, प्रोड्यूसर इससे कलेक्ट कर रहा है, तो इनडायरेक्टली क्योंकि गवर्नमेंट को जा रहा है ये टैक्स, दैट इसीलिए इसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा ये पिक्चर्स आई थिंक, कि ये उस तरीके का टैक्स है जो गवर्नमेंट किस पे लगाते हैं? प्रोड्यूसर्स पे लगाते हैं। प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोला, दैट मींस ये किस पे लगाते हैं? ये प्रोड्यूसर्स पे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये एक ही टैक्स है अभी, इनडायरेक्ट टैक्स। पहले बहुत तरीके का हुआ करता था, वो सबको हटा के अभी क्या कर दिया गया है? GST, विच इज नोन एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो ये GST का पिक्चर देख रहे हैं आप।
नाउ इससे पहले क्या क्या टैक्स हुआ करता था जो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, वो भी जानना जरूरी है आप लोगों को फॉर नॉलेज, ठीक है। सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी इनडायरेक्ट टैक्स आप रिसर्च करेंगे बिफोर जीएसटी तो आपको बहुत सारा नाम मिलेगा, ठीक है, जो इनडायरेक्ट टैक्स में आते थे। तो वो सबको हटा के जीएसटी कर दिया गया। और ये जीएसटी कब से आया? फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 से जो है वन सिंगल टैक्स को लगाया गया, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो इसको लिख लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट लिख लेना, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग हो गया। अभी देखो वर्ड सब्सिडी का क्या मीनिंग है, ठीक है। सब्सिडीज एक्चुअली क्या होता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है। फाइनेंशियल हेल्प, असिस्टेंस मींस हेल्प, सो फाइनेंशियल हेल्प गिवन बाय गवर्नमेंट टू एन एंटरप्राइज। ये फाइनेंशियल हेल्प, ये जो असिस्टेंस है, ये हेल्प गवर्नमेंट किसको दे सकता है? टू एन एंटरप्राइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए सर्टेन कमोडिटी, मतलब एंटरप्राइज को भी दे सकते हैं, और टू इंडिविजुअल्स, मतलब इंडिविजुअल्स को भी दे सकते हैं, हमको भी दे सकते हैं, आपको भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फाइनेंशियल हेल्प होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट देते हैं। जैसे कि मान लो आपके घर पे जो एलपीजी है, एलपीजी जब आप खरीदते हैं तो 700-800 रुपए कुछ पे करना पड़ता है। तो उसके बाद 200-300 रुपए जिसके नाम पे एलपीजी वो सिलेंडर है उसको मिल जाता है वापस। तो ये गवर्नमेंट दे रहे हैं हेल्प, ताकि सब लोग, गवर्नमेंट क्या चाहता है? वेलफेयर। तो सब, ताकि सब लोग क्या करें, उस गैस को यूज करें, पोल्यूशन से मुक्त हो, जो खाना पकाने में जो प्रॉब्लम होता है घर में उससे मुक्त हो। तो ये दैट इज गवर्नमेंट वेलफेयर के बारे में सोच करके, ताकि सब लोगों को गैस सिलेंडर सस्ता लगे, वो क्या करते हैं, कुछ अमाउंट आपको पे कर देते हैं एंड उसको मिला के आप जो है गैस खरीदते हैं। तो वो अमाउंट जो गवर्नमेंट दे रहे हैं आपको हेल्प के लिए, दैट इज सब्सिडी। जैसे ये हमको देते हैं वैसे ये प्रोडक्शन हाउसेस को भी देते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहते हैं कि कुछ कमोडिटी का वो प्रमोशन करे, गवर्नमेंट अगर चाहते हैं कि कुछ कमोडिटी का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाए, तो उस समय में वो क्या करेंगे, उस तरीके का प्रोडक्शन करने के लिए उन कंपनीज को प्रमोट करने के लिए वो क्या करेंगे, उनको फाइनेंशियल हेल्प देंगे। तो वो जितना भी ये एक्चुअली छोटा छोटा अमाउंट नहीं होता, ये लमसम बहुत ज्यादा ज्यादा अमाउंट होता है। तो वो जितना भी अमाउंट पे करते हैं, ठीक है, वो किस में आ जाएगा? सब्सिडी में आ जाएगा। इसमें देखो गवर्नमेंट का कोई इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, दिस इज जस्ट फॉर वेलफेयर, ठीक है। अगर इंडिविजुअल को दे रहे हैं तो वेलफेयर के लिए दे रहे हैं, अगर प्रोडक्शन हाउसेस को दे रहे हैं तो दैट मीन्स वो सर्टेन टाइप ऑफ कमोडिटी को बढ़ावा देना चाहते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसीलिए वो फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं। तो इतना याद रखना, सब्सिडी क्या, इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, वो कमाते हैं, वो पैसा लेते हैं, कलेक्ट करते हैं। सब्सिडी गवर्नमेंट पे करते हैं, ठीक है, देते हैं, ठीक है। पे करने से भी, पे करना अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, क्योंकि पे हम उस चीज के लिए करते हैं जो खरीदते हैं। तो गवर्नमेंट इज नॉट बाइंग एनीथिंग हियर, वो जस्ट एक हेल्प दे रहे हैं, ठीक है। किसको दे रहे हैं? वो प्रोडक्शन हाउसेस को भी दे सकते हैं और वो इंडिविजुअल्स को भी दे सकते हैं ना। किस किस तरीके का दे सकते हैं ये आप रिसर्च करिएगा कि टाइप्स ऑफ सब्सिडीज गिवन बाय इंडियन गवर्नमेंट, अगर आप सर्च करेंगे आपको बहुत तरीके का मिलेगा, ठीक है। तो जैसे गवर्नमेंट किस किस में सब्सिडी देते हैं, एग्रीकल्चर, फूड, एलपीजी एंड अदर रीजंस, एंड एन नंबर ऑफ रीजंस आर देयर। मैंने कुछ एग्जांपल दिया, अगर आपको एग्जांपल लिखना हो तो ये लिख सकते हैं कि किस किस केस में देते हैं। वो एग्रीकल्चर में देते हैं, फूड में देते हैं, एलपीजी में देते हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज के लिए वो जो है सब्सिडीज देते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग हो गया एंड सब्सिडीज का मीनिंग हो गया। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, फिर से दिखा देता हूं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला, नेट इन डायरेक्ट टैक्स, इसको हम लोग शॉर्ट में NIT बोल सकते हैं, इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। अब यहां से ये वाले इक्वेशन से दो और आप रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या? इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा NIT प्लस सब्सिडी। देखो सब्सिडी को इधर लेके आओ, तो NIT प्लस सब्सिडीज, ये हो जाएगा क्या? इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। फिर यहां से आप सब्सिडीज भी निकाल सकते हैं। सब्सिडीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, NIT माइनस, अगर इनडायरेक्ट टैक्स करूं
तो क्या आ जाएगा, ये सब्सिडी आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, ये सम करते समय जो है ये सब छोटे छोटे चीज में स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं कि कितना हार्ड है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। एक्चुअल में हार्ड नहीं है, क्योंकि ये छोटे छोटे चीज डीपली समझते नहीं है, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि ये तो हो जाएगा, थ्योरी पार्ट है ऐसे ही कर लेंगे, तो तब जाके न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होता है। तो लिख लेना इसको, ठीक है। तो ये हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट क्लियर हुआ। अभी मैं जो क्लास का जो दूसरा टॉपिक मैंने रखा हुआ है आज के लिए, जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। उसको अभी मैं कराऊंगा। तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का नोट्स वगैरह है, सुनते सुनते इसको भी नोट करते रहो। एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं एनएफआईए। अभी आपको याद है मैंने फर्स्ट या सेकेंड क्लास में आपको फैक्टर इनकम के बारे में पढ़ाया था, ट्रांसफर इनकम के बारे में पढ़ाया था। मैंने बताया था फैक्टर इनकम इज दैट इनकम विच इज अर्न। फैक्टर इनकम हम क्या करते हैं, अर्न करते हैं बाय गिविंग प्रोडक्टिव सर्विसेज, वेयर ट्रांसफर इनकम इज अर्न विदाउट गिविंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। ट्रांसफर इनकम को अनअर्न्ड इनकम भी कहा जाता है कि उसने उसको हमने कमाया नहीं है, ऐसा मिल गया। वेरएज फैक्टर इनकम इज अर्न्ड इनकम, ठीक है, उसको हमने कमाया है, हमने अपना कोई प्रोडक्टिव सर्विस दिया है देन कमाया। तो नाउ फैक्टर इनकम, नाउ व्हाट इज नेट फैक्टर इनकम, देन द नेट फैक्टर इनकम वो भी फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नाउ व्हाट डज अब्रॉड मीन, अब्रॉड तो आपको पता ही है, अब्रॉड मीन्स आउट ऑफ द कंट्री या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हैं। आप जिस कंट्री में यू आर इन इंडिया, तो इंडिया को छोड़ के बाकी जितने भी कंट्रीज हो गए फॉरेन कंट्रीज, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो जाएंगे। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो होगा वो क्या होगा, अब्रॉड। तो हम कितना नेट कमा के लेके आ रहे हैं अपना प्रोडक्टिव सर्विस दे के, फ्रॉम कहां से, आउट ऑफ द कंट्री, यानी कि अब्रॉड से। ये हम निकालेंगे क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रोल है नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, बाहर के देश में भी काम करते हैं, काम करके वो यहाँ लेके आते हैं पैसा, तो वो भी हमारे नेशनल इनकम में ऐड होता है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला देख लो पहले। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला है फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, कितना फैक्टर इनकम हमने अब्रॉड से अर्न किया है, माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। नाउ ये दोनों अलग चीज है और क्या है समझो। फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, ये अर्न फ्रॉम अब्रॉड मतलब है जो हमारे यहाँ के लोग बाहर से कमाई करके लेके आए हैं, अब्रॉड से कमाई करके लेके आए, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और वो इनकम, वो जो कमाई है वो किस तरीके का है, फैक्टर, ध्यान रखना, फैक्टर इनकम, ठीक है, जो हमने प्रोडक्टिव सर्विस देके कमाया हुआ है। जिस तरीके से हमारे यहाँ के लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए और कमा के लेके आते हैं, उसी तरीके से बाहर के लोग भी यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना, और कमा के अपने देश में लेके जाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। एक फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, एक फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, और ये दोनों का डिफरेंस होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे मान लीजिए यहाँ के बहुत सारे लोग बाहर गए हैं और बाहर से उन्होंने छोटा फिगर रखता हूँ समझने के लिए, 1 लाख रुपीज जो है कमा के लेके आए हैं एक साल में, जितने भी लोग गए हैं। उसी तरह से हमारे कंट्री में बाहर से कुछ लोग आए हैं और हमको उनको कितना पे करना पड़ा, इनकम 80,000 पे करना पड़ा टोटल। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये दोनों का डिफरेंस मतलब 1 लाख माइनस 80, यानी कि 20,000 हमारे पास, हमारा जो है अभी भी एक्सेस है, हमने बाहर से ज्यादा लेके आया जबकि बाहर वालों को कम देना पड़ा। तो यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो गया, 20,000 हो गया, ठीक है। तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड स्टूडेंट्स प्लस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नाउ आप, फॉर्मूला आपके सामने है, ये जीरो कब होगा, ऑब्वियसली जब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होगा। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जितना हम कमा के लेके आए, एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, उतना ही हम पे कर रहे हैं। अगर ये दोनों सेम रहा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तब एनएफआईए का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। पॉजिटिव कब होगा, ये आपने पॉजिटिव का एग्जांपल देख लिया। अगर ये मेरा ज्यादा है, ठीक है, फैक्टर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, फीफा इज इक्वल टू फीटा, तब इस समय क्या होगा, जीरो होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब ये वाला फिगर ज्यादा रहेगा, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज मोर देन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इस केस में हमारा जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो पॉजिटिव में आएगा। तो आप आराम से बोल सकते हैं कि सर नेगेटिव क्या होगा, मैं बता देता हूं आपको बोल के। तो यस, आपने जो सोचा वही होगा कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जब लेस देन फैक्टर इनकम फ्रॉम टू अब्रॉड होगा, तब हमारा जो है
NFIA नेगेटिव हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि बाहर से हम कम कमा के लेके आ रहे हैं, वेयर एज बाहर वाले हमारे यहाँ से ज्यादा कमा के लेके जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम रहना नहीं चाहते। हमारे लिए क्या है, ये सिचुएशन बेटर है, पॉजिटिव वाला सिचुएशन बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि जितना हो सके फॉरेन करेंसी अपना देश में लेके आओ, इससे अपना इकोनॉमी सुधरेगा, ठीक है। तो नेगेटिव में कभी नहीं हम चाहेंगे कि रहे हमारा, हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम चाहेंगे कि पॉजिटिव में रहे, ठीक है ना। तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहाँ पर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का ये डेफिनेशन दिया हुआ है जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, एंड ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का डेफिनेशन दिया हुआ है जो ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है। तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का बेसिक है। सिंपल वे में आप समझ लो कि हम बाहर से नेट कितना कमा के लेके आ रहे हैं। हम, हमारा घर है इंडिया, हम घर से बाहर गए, दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब्रॉड में गए, वहां से हम कितना कमा के लेके आए, ये हो गया। और हमारे यहाँ पे आके कितनों ने कमा के लेके गए, ये दोनों का डिफरेंस होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जो आपको समझना जरूरी है, तभी आपका ये टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। अभी तक का जो समझाया मैंने, आई होप ये क्लियर है। नाउ कंपोनेंट्स इसका देखो कुछ, नेट कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, तीनों को हम डिटेल में समझेंगे अभी, ठीक है। सबसे पहला नेट कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज। ना कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है, कॉम्पेंसेशन, या नोट्स भी आप कर लेना साथ में, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज का मतलब होता है कि अगर आप मान लीजिए खुद को एक एम्प्लॉयर मान लीजिए कि आपका एक बिजनेस सेटअप है, बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप, तो बिजनेस में सारा काम आप खुद थोड़ी ना कर पाएंगे। आपको मैनेजर रखना होगा, आपको वर्कर रखना होगा, आपको सुपरवाइजर रखना होगा, मतलब आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करेंगे। तो जो लोग आपके अंडर में काम करेंगे उसके बदले, वो फ्री में नहीं करेंगे, उसके बदले में आप उनको कुछ ना कुछ पे करेंगे, आप सैलरी पे करेंगे, राइट, और अदर कुछ बेनिफिट भी दे सकते हैं आप। तो जो भी चीज आप पे कर रहे हैं वो क्या हो जा रहा है, कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज, यू आर गिविंग कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज। तो जिस बाहर जब हमारे यहाँ के लोग काम करने के लिए जा रहे हैं तो उनको क्या मिल रहा है, वहां से कॉम्पेंसेशन मिल रहा है। उसी तरह से जब बाहर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी में आके काम कर रहे हैं, तो उनको क्या मिल रहा है, उनको भी कॉम्पेंसेशन मिल रहा है। तो ये दोनों का जब डिफरेंस करेंगे, जो हमारे लोग बाहर से कॉम्पेंसेशन लेके आ रहे हैं और इन द वे ऑफ सैलरी एंड ऑल, ठीक है, और यहाँ के लोग जो है जो भी कॉम्पेंसेशन दे रहे हैं बाहर वाले को, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, नेट कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज, ठीक है। देखो लिखा भी है, डिफरेंस बिटवीन कॉम्पेंसेशन रिसीव बाय रेसिडेंट्स बाय वर्किंग अब्रॉड, रेसिडेंट्स जो बाहर काम कर रहे हैं, अब्रॉड में काम कर रहे हैं, उनको जो कॉम्पेंसेशन मिला उसका, एंड कॉम्पेंसेशन पेड टू फॉरेनर्स फॉर देयर वर्क विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। और ये किस क्या होना चाहिए, लेस देन 1 ईयर। ये अगर नहीं लिखा आपने तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 1 ईयर से ज्यादा अगर आप किसी कंट्री में रह जाते हैं तो ये कॉमन बात है कि आपका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसी कंट्री में लाई करेगा, तो तब आप वहां के रेसिडेंट कहलाएंगे, वहां पे टैक्स वगैरह पे करेंगे, ठीक है, लाइक दैट। सो नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, आई होप समझ में आया। उस तरह से नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो एक तरह का इनकम होता है कि हम दूसरे के अंडर में काम करके सैलरी लेते हैं। दूसरा इनकम क्या होता है, हमारा खुद का प्रॉपर्टी है, हम उसमें से कमा रहे हैं, या फिर हम खुद एक मालिक है, एंटरप्रेनर है, उसमें से कमा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन ने बाहर जाके अपना प्रॉपर्टी बनाया हो, वहां से इनकम कर रहे हो, या एंटरप्रेन्योरशिप, वहां पर जाके अपना कंपनी खोला हो, वहां से इनकम कर रहे हो, ठीक है। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ के लोग बाहर जाके कर सकते हैं, मुमकिन है कि बाहर के लोग भी यहाँ पर आके सेम चीज करें, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो वो दोनों का डिफरेंस फिर क्या कहलाएगा, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मान लीजिए ए एक इंसान है जो हमारा रेसिडेंट है, ये अब्रॉड में जाके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप करके लेके आ रहा है। उस तरह से सी एक और इंसान है जो बाहर का है और ये इंडिया में आके, यानी कि हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी में आके इनकम फ्रॉम अपने प्रॉपर्टी या एंटरप्रेन्योरशिप से इनकम कर रहा है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। मैंने एक इंसान का एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत जन हो सकते हैं। नाउ नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये रिटेन अर्निंग क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो हमने प्रॉफिट कमाया है लेकिन इसको सेव करके रखा हुआ है, बेसिकली सेविंग बोल सकते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व के रूप में रखा हुआ है, ठीक है, ताकि बाद में यूज कर सके।
तो डिफरेंस बिटवीन रिटेन अर्निंग ऑफ रेसिडेंट कंपनीज लोकेटेड अब्रॉड, जितने भी रेसिडेंट कंपनीज है जो अब्रॉड में है उनका जो भी रिटेन अर्निंग्स है, और रिटेन अर्निंग्स ऑफ नॉन रेसिडेंट कंपनी जो हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी में है, वो दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? नेट रिटेन अर्निंग्स। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है किसका? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि थ्योरी में ये क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये तीन का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से देना है उसमें। ठीक है, तो आज की क्लास में मेरे को यही समझाना था इन नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये चैप्टर जो है खत्म हुआ है, मैं टेस्ट ले सकता हूँ इसका। सो अच्छे से प्रिपेयर करना, एंड कुछ भी डाउट हो तो मेरे से क्लियर कर लेना डाउट को, कब टेस्ट होगा मैं बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ट्राई करूंगा जल्दी स्टार्ट करने का।